ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये एक ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसने बोला है कि इन अ ट्रेपेजियम ए बी इज पैरेलल टू डी सी, द लेंथ ऑफ डी सी इज 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज टू मोर देन ट्वाइस द डी सी। तो एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं। ये एक ट्रेपेजियम बनाया अपन ने। अब इस ट्रेपेजियम में अपने को क्या बोला है, इसमें बोला है कि ए बी जो है वो है आपके पास, ये डी सी दे रखा है। पहले डी सी बनाते हैं। ये हो गया आपका ए बी सी डी। डी सी 6, तो डी सी 6 हो गया। और ए बी जो है वो टू मोर देन ट्वाइस द डी सी, तो डी सी का ट्वाइस कितना होगा 12, और उससे दो ज़्यादा, मतलब ये हो गई आपके पास ए बी की लेंथ 14। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिखें कि जो ए बी जो है वो है टू मोर देन ट्वाइस द डी सी। तो डी सी अगर 6 था तो 6 टू ज़ा 12 और 2 14। आई होप अब क्लियर होगा। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ 5, ये दोनों की लेंथ 5 है, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। अब अगर इसमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो एक काम कर सकते हैं अपन, इसमें थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करें कि मैंने एक काम किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। अब बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब ये सिमेट्रिक फिगर होगा। तो इसको मैंने मान लिया ये पॉइंट ई है और इसको मैंने मान लिया ये पॉइंट एफ है। तो अगर ये ऊपर 6 लेंथ है तो ये नीचे भी 6 लेंथ बचेगा ई एफ की। और ये जो बचे हुए सेगमेंट है ए ई, और यहाँ पर अगर अपन देखें तो बी एफ, तो ये भी सेम लेंथ के बचेंगे। तो आपके पास ओवरऑल लेंथ तो है 14, मतलब ए बी जो है वो है आपके पास 14। ए बी को क्या लिख सकते हैं कि ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी, ये टोटल मिला के 14 है। बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि ए ई और ई एफ तो सेम ही है, तो अगर इनको एक्स और एक्स मान ले तो 2x हो गया। ई एफ की लेंथ 6 है, ये हो गया 14, तो 2x निकल के आ गया 8, तो x आ गया 4। मतलब ये जो साइड वाले कंपोनेंट हैं ये 4 यूनिट्स के हैं। और ये तो बहुत शानदार नंबर निकल के आ गया कि अगर ये मेरे पास 4 है और अगर ये मेरे पास 4 है तो अब तो हाइट 3 नज़र आ गई मेरे को पाइथागोरस ट्रिपलेट से। और जिसको नज़र नहीं आई है उसके लिए मैं लिख देता हूँ कि मुझे पता है कि इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि जो ए डी का स्क्वायर होगा वो ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए ई डायग्राम में कितना दिख रहा है 5, 5 का स्क्वायर 25, ए ई कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ई डी का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 9 और यहाँ से ई डी बिकम 3। तो मेरे को ट्रेपेजियम की हाइट आ गई 3। अब मुझे चाहिए इसका डायगोनल। और देखो वापस मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिकल फिगर है तो डायगोनल तो दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने ये बी डी डायगोनल बना लिया बच्चों, ये बी डी डायगोनल की लेंथ निकाल रहा हूँ और ये 90 डिग्री है। तो अब इस डायग्राम को एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे क्लैरिटी के लिए बना देते हैं कि अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है बी ई डी, जिसमें डायगोनल बी डी की रिक्वायरमेंट है अपने पास। ठीक है, तो अगर ये तुम्हें समझ में आ जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन हो ही गया। तो यहाँ पर साइड में बनाता हूँ मैं इसको। वी आर हैविंग अ ट्राइंगल बी ई डी, ये आपका आ गया डी बी जो कि हमें चाहिए। ये है आपके पास ई, ये है 90 डिग्री का, ये 3 आप निकाल चुके हैं। अच्छा ई बी कितना होगा, तो ई बी डायग्राम में पढ़ो 4 और 6 दोनों मिला के हो जाएंगे 10। और अगर आपको ये निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना इसमें वापस, तो बी डी की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो बी डी निकाल देते। तो मैंने लिखा कि इन ट्राइंगल बी ई डी, बी डी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 3 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो गया 100 प्लस 9 दैट इज 109। तो इसका मतलब बी डी कितना आ गया, बी डी आ गया √109 सेंटीमीटर। और ये अपने को दे भी रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शंस देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रिकी है। जिनको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समझ में आता है उनसे ये क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। जिनको नहीं भी समझ में आता है, अगर डायग्राम क्लियर हो गया तो इट्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी सिर्फ कैलकुलेशन चेक करने के लिए दिया गया है, इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। 0.35x, इसके साथ अगर मैं इसकी लाइक टर्म लिखना चाहूँ तो ये प्लस वाली इधर आएगी तो 0.32x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इधर अपने पास आर एच एस में 0.023 है ही सही। अगर ये नेगेटिव वाली टर्म इधर आएगी आर एच एस में तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस 0.025। अब इसका एडिशन आना चाहिए, तो यहाँ से तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन से आ जाएगा 0.03x, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 0.0 और 23 और 25 को जोड़ दो तो ये हो गया 48। अब इसको अगर मैं पॉइंट हटाने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 3/100 टाइम्स ऑफ x, और इसका भी पॉइंट हटाएं तो ये हो जाएगा 48/1000। पॉइंट हटाएंगे तो 3
प्लेसेस है, 3 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, इसका मतलब वी आर लेफ्ट विथ 3x इज इक्वल्स टू 48/10। 48/10 को आई कैन राइट 4.8, तो इसका मतलब x कितना आ गया, 3 से डिवाइड कर दें, सो x इज 1.6। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 6th-7th के पेपर में आना चाहिए था, बट अगर ये तुम्हारे पास आ गया है तो इट्स अ बोनस, वी कैन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस्ड दैट अ ट्रेन टुक्स 21 seconds टू कंप्लीटली पास थ्रू द प्लेटफॉर्म विच इज 84 मीटर लॉन्ग। तो पहले तो इसको थोड़ा सा फील करते हैं हम, कि मैंने मान लिया कि ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन की लेंथ मैंने मान लिया बच्चों L1 है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ मेरे को दे रखी है 84 प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है। अगर ये ट्रेन का इंजन है, मान लो ये इंजन की पोजीशन है, और ये ट्रेन की लास्ट बोगी है, ये मान लो लास्ट वाला पॉइंट है इसका, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर इसको पूरा पास करना है इस प्लेटफॉर्म को, तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि वो जो लास्ट बोगी थी आपकी, वो लास्ट प्लेटफॉर्म को कट कर जाए, टच कर जाए, क्रॉस कर जाए, और ये ई आगे निकल के आ जाए। तो इन ऑल अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊं, तो ट्रेन ने कहां से कहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में, तो सर उसको यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूरी क्रॉस करनी पड़ रही, मतलब ये पूरा डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जब उसको प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, तो अगर इसकी लेंथ L1 थी, तो टोटल मिला के डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड वुड बी L1 प्लस 84। तो मैं केस नंबर 1 बना रहा हूं जहां पर ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, इसके लिए मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो की है उसने वो कितनी करी है, L1 प्लस 84। इसको मैंने डायग्राम से समझा भी दिया, और ये बच्चों मीटर्स में दे रखी, तो मैं इसको भी एक बार के लिए मीटर्स में मान के चल रहा हूँ कि डिस्टेंस इज इन मीटर्स। अच्छा, अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड तो इसमें सिर्फ ट्रेन की है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्टैटिक है, वो थोड़ी नहीं भाग रहा है। तो स्पीड मैंने मान लिया ट्रेन की x मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट कुछ भी ले सकते हैं। मीटर क्यों लिया, क्योंकि लेंथ हमारे पास मीटर में थी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि वी नो दैट कि जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है L1 प्लस 84, स्पीड कितनी है x मीटर पर मिनट, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि L1 अपॉन एक्स प्लस 84 अपॉन एक्स। ये तो हमारी स्टेटमेंट 1 का इक्वेशन आ गई। अब इसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड निकालनी मतलब हमें एक्स से निकाल के लाना है बच्चों, एक्स निकालना है तो एक्स पे फोकस करेंगे। आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंड इट टुक 9 सेकेंड टू पास हिम। अब दूसरी चीज क्या बोली है कि ट्रेन को उस पर्सन को पास करने में 9 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो इसको ऐसे समझो कि मान लो ये ट्रेन यहाँ पर है और ट्रेन की लेंथ आपने L1 लिखी, मान लो ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है इस जगह पे, तो ये इंजन है और ये लास्ट बोगी है इसकी, राइट। अब इस ट्रेन को इस पर्सन को क्रॉस करना है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये इंजन चला जाना चाहिए आगे और ये लास्ट बोगी आ जानी चाहिए उस पर्सन के पैरेलल। तो इसका मतलब उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है इस केस में, तो इस केस में तो उसको L1 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, क्योंकि पर्सन की तो कोई लेंथ है नहीं ना, है ना, मतलब हाइट है, लेंथ थोड़ी नहीं उसकी। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि केस 2 अगर अपन देखें पर्सन को क्रॉस करने वाले में, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो सिर्फ L1 करी है, और स्पीड किसकी है, तो पर्सन तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना, भाग थोड़ी नहीं रहा है, तो स्पीड इज x। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है L1, स्पीड है x, और ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है मेरे को, ये वैल्यू दे रखी है मुझे 9 सेकेंड्स के इक्वल। 9 सेकेंड्स है तो सेकेंड्स को मैं मिनट में चेंज कर देता हूं, सो दिस वुड बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए ये L1 अपॉन एक्स तो मेरे को कहीं दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्यों नहीं इस L1 अपॉन एक्स को उठा के इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। और टाइम भी इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा था, वो कितना दे रखा था, 21 सेकंड दे रखा था। तो मैं टाइम की वैल्यू रख रहा हूँ कि t इज 21 विच इज इक्वल्स टू L1 अपॉन एक्स, और L1 अपॉन एक्स कितना आया, 9/60। अच्छा, अगर इधर हमने सेकेंड्स को मिनट में चेंज किया है तो इधर भी मिनट में चेंज कर देते हैं, प्लस हाउ मच, 84 अपॉन एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्या किया, कंफ्यूज नहीं होना कि जो टाइम हमको निकला था केस 2 से, उसमें L1 अपॉन एक्स आया, L1 अपॉन एक्स को इक्वेशन नंबर 1 में मार्क कर दिया। फिर हमने देखा है कि इक्वेशन नंबर 1 का भी टाइम हमारे पास है कि 21 सेकंड्स लगते हैं, तो अगर ये 21 सेकंड्स लगते हैं तो अब तो x निकल के आ जाना चाहिए बच्चों। x कैसे निकालें, तो सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई ना हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसकी लाइक टर्म को इधर लेके चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा 21/60 में से घट जाएगा 9/60, और ये ओवरऑल निकल के आना चाहिए 84 अपॉन एक्स के इक्वल। अब यहाँ से 60 इज LCM, तो ऊपर बचा देगा ये 12 इज इक्वल्स टू 84 अपॉन एक्स,
और ये 12 जो है इसको 7 टाइम कैंसिल कर देगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो x बिकम 420 मीटर पर मिनट। लेकिन जो आपको आंसर्स दे रखे हैं, जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, वो आपको मीटर पर मिनट में नहीं दे रखे, क्योंकि हमें तो उसे ही मैच करना है ना। तो वो अपने को दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में। तो चलो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा है, अगर किलोमीटर है तो मीटर से किलोमीटर बनाने में कितना करना पड़ता है, डिवाइड 1000 का। और मिनट है तो मिनट से आर में कन्वर्ट करने के लिए कितना प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 60 का। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, ठीक है। ये हो गया 2 कैरी फॉरवर्ड 1, ये 252 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 25.2 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लेते हैं कोई आंसर मैच कर रहा है क्या 25.2 से। यस, वी आर हैविंग ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो ऑप्शन 1 है ये दे देगा आपको ट्रेन की स्पीड। तो थोड़ा सा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन के जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे लगता नहीं है क्लास 9th के लेवल का है, ये भी आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। अगर हम थोड़े से रूल्स देखें तो यहाँ पर a की पावर m की पावर n अगर कहीं लिखा होता है तो वो a की पावर m इंटू n हो जाता है। अगर कहीं पर a की पावर m इंटू a की पावर n, सेम बेस पे अलग अलग पावर है, तो वो पावर सीधी सीधी जुड़ जाती है। तो अगर इन रूल्स को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 20, 2 की पावर 2 की पावर 20, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ये तो बन गया 2 की पावर 40, और उसके अगला नंबर लिखा हुआ है 2 की पावर 33, माइनस 2 स्क्वायर की पावर 19, तो ये 19 और 2 दोनों प्रोडक्ट होके 38 दे देंगे। उसके आगे पावर लिखी हुई है 33, फिर 2 की पावर 15, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30, उसके आगे पावर लिखी हुई है 42। ये तो पहला सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये हमने सिर्फ ये फर्स्ट रूल लगाया है। अब दूसरे रूल में दूसरी स्टेप में मैं ये वाला रूल लगा रहा हूँ कि ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n, तो पावर्स जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 73 जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 2 की पावर 71, और ये हो जाएगा 2 की पावर 72। अब इसमें सबसे कॉमन पावर क्या आ रही है सर, 2 की पावर 71 को अपन बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो सब में कॉमन है। तो ये जो पहला नंबर बना 73, इसमें कितनी पावर बच जाएगी 2। ये जो 71 है इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, और ये 72 में एक पावर बच गई, तो एक पावर अंदर रह गई। तो अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 2 की पावर 71, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो भैया ये तो क्वेश्चन ही बन गया 2 की पावर 71। अब 2 की पावर 71 को ऑप्शन से मैच कराना है, तो ऑप्शन से मैच कराते टाइम मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 71 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 40 प्लस 31, और उसको अगर मैं रिवर्स रूल लगाऊं ये वाला, तो उससे हो जाएगा 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 31। सो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड था। ये भी होना चाहिए था और हो भी गया होगा, मतलब मैं तो यही मान के चल रहा हूँ होपफुली कि आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आती है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, सिर्फ आपको एक थोड़ा सा इमेजिनेशन होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। नाउ देयर इज अ पॉइंट विच इज -7,5, तो मैं रैंडमली ले रहा हूँ कि लेट सपोज ये -7 है और लेट सपोज ये 5 है, तो पॉइंट P जो आएगा वो यहाँ पर आएगा मेरा, दैट इज -7,5। अच्छा, इसको ड्रॉ करते टाइम मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ से लेके और यहाँ से लेके डिस्टेंसेस क्या होगी। देखो P जो है वो y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है सर, वो डिस्टेंस ये है, ये y एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस कितनी है -7 नहीं 7, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पे कितना ऊपर गया है 5, तो ये यूनिट है 5। ये तो पहली चीज निकाल दी अपन ने लोकेशन ऑफ पॉइंट से। फिर q जो है वो है x पे 2 और y पे -3। अगर वो y पे -3 है तो -3 मैंने यहाँ कहीं बना लिया, तो ये मेरा पॉइंट आ गया बच्चों Q। ये x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये तो y एक्सिस वाली डिस्टेंस पढ़ लो 3, और ये y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो 2 यूनिट की डिस्टेंस पे। अब क्वेश्चन ने ऑप्शन नंबर 1 बोला और बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, मतलब जो गलत है ना, वो ढूंढने अपने को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ P इन एक्स एक्सिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसने बोला है कि अगर आप P का रिफ्लेक्शन निकालते हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये यहाँ पर है तो इसका रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पर बनेगा ही बनेगा, ये इसका रिफ्लेक्शन P डैश हो गया, और P डैश किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में ही आ रहा है, तो ये तो ट्रू है भैया। फिर दूसरे ने बोला क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज
इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर क्यू का रिफ्लेक्शन निकालते हैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में यहीं पर आएगा क्यू का रिफ्लेक्शन। तो ये भी किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर इसने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 7 यूनिट है। नहीं सर, ये तो 5 है, खत्म। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो अपने आंसर के हिसाब से तो 3 है, लेकिन ऑप्शन बोल रहा है 2, तो ये भी गलत है। तो कौन कौन से गलत हो गए, 3 एंड 4 ओनली। तो लोकेशन ऑफ पॉइंट है, जिसको ये आती है, मतलब चीजें बड़े आसानी से कर दिया बॉस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल वाई। एंगल वाई निकालना है, तो एक काम कर सकते हैं अपन कि हमको यहाँ दिख रहा है क्या कि एंगल क्यू प्लस एंगल आर ये दोनों 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम में दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अगर ये 62 है एंगल क्यू, तो एंगल आर निकल के आ गया अपने पास, ये हो गया 180। तो यहाँ से एंगल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 63 डिग्री, और 180 सॉरी 62 है ये, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया 8, ये बच गया आपके पास 118 डिग्रीज। तो ये क्या आ गया, एंगल आर आ गया 118 डिग्री। अब अगर एंगल आर 118 है तो एंगल पी भी 118 होगा। और क्वेश्चन ने साफ बोल दिया है कि स्केल पे नहीं है, तो तुम ये मत सोचना कि पी तो एक्यूट दिख रहा है सर 118 कैसे आ रहा है, तो वो मिथ खत्म कर देंगे। तो एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर एंड दैट इज इक्वल्स टू 118। ये कहाँ से आया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये आ गया अपने पास कितना, 118 डिग्री। बच्चों एंगल तो ये भी आ गया अपने पास, है ना। कैसे कि ये जो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एंगल पी टी एस प्लस एंगल क्यू टी एस, ये दोनों का सम 180 होना चाहिए। और ये क्यों 180 होना चाहिए, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर बन रहा है ना सर। तो अगर मैं क्यू टी एस देखूं तो वो तो 143 है अपने पास, 143। और ये जो एंगल निकालना है पीटीएस, ये पीटीएस कितना आ जाएगा, 143 घटा दो इसमें से, तो यहां से हो जाएगा एंगल पीटीएस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 143, तो ये होना चाहिए 37 डिग्रीज। तो ये जो पीटीएस एंगल था ये भी निकल के आ गया 37। अब जिस बच्चे को आंसर दिख गया वो तो ताली बजा दो, और जिसको नहीं दिखा करो फिर इसको कि इन ट्राइंगल पी एस टी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलेगी कि y प्लस 118 प्लस 37 डिग्रीज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 140 155, यस 155 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 155 दैट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री ओनली। तो इसका मतलब y जो होगा वो ऑप्शन ए होगा अपना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आसान था, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे था, तो इट शुड बी डन।